नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी ओलंपियाड का वर्ष 2022 का यानी कि पिछले साल का कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र हमें हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है, इसीलिए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर आप हिंदी ओलंपियाड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं www.hindiolympiad.com। आज हम इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, लेकिन प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारत के अलावा अमेरिका, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई जैसे 15 देशों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित करना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भाषा के बारे में जान सके, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने विद्यालय की तरफ से इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा में भाग लेते हैं तो आपको एक प्रशस्ति पत्र यानी कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर आप कोई पोजीशन प्राप्त करते हैं तो आपको मेडल भी दिया जाएगा। अगर आप विद्यालय स्तर से आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर आते हैं तो आपको 21,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगर आप दूसरी पोजीशन लेते हैं तो आपको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी और अगर आप थर्ड आते हैं यानी कि तीसरी पोजीशन प्राप्त करते हैं तो 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप अपनी व्याकरण की पुस्तक से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जो आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं हिंदी विषय से संबंधित, उसके पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ व्याकरण से संबंधित जैसे कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, व्याकरण का जितना भी सिलेबस है, अगर आप कोई भी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक खरीदते हैं तो वहाँ से आप ये सारे विषय पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ताकि आप अच्छे से उन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर सकें और इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और अगर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, आपको धनराशि भी मिल सकती है। तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सभी जानकारी के बाद आइए इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। आपको पता लग जाएगा परीक्षा में बैठने से पहले कि किस तरह का प्रश्न पत्र आता है और किस तरह का आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना नाम लिखना है, साथ में अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आप सभी जानते होंगे, रोल नंबर को ही हम क्या कहते हैं, अनुक्रमांक। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपका रोल नंबर हो जाएगा और ये आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कुल अंक आपको मिलने वाले हैं 100 यानी कि 50 आपके प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के 2 नंबर दिए जाएंगे, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 100 अंक हो जाते हैं। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान से अपने प्रश्नों को पढ़ना है और 1 घंटे में इन सभी 50 प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला भरिए। आपको प्रश्न पत्र के साथ एक उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी और उसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने गोले बने होंगे, तो सही गोला आपने भरना है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, ये हम बात कर चुके हैं कि 50 आपके प्रश्न मिलेंगे, 2 अंक के हिसाब से आपके कुल अंक कितने हो जाते हैं, 100। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर न तो अंक दिए जाएंगे और न ही काटे जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप कोई प्रश्न हल ही नहीं करते हैं, गोला नहीं भरते हैं, तो ना ही आपको नंबर मिलेंगे और ना ही नंबर कटेंगे। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर -1 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप तुक्के मार के आते हैं या 2 गोले भर देते हैं या 1 गोला भर के दूसरा काट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेंगे बल्कि 1 नंबर आपका कट जाएगा।
आपको बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसका उत्तर पहले सोचना है कि कौन सा सही उत्तर है और पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही आपको गोला भरना है। सभी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में भरने हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में भी आपके पास विकल्प होते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं, विकल्प के ऊपर सही का निशान लगा देते हैं। उनको लगता है कि हमने पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया है, लेकिन प्रश्न पत्र सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होता है। आपको उत्तर पुस्तिका में गोले भरने हैं, क्योंकि आपकी उत्तर पुस्तिका की जाँच होती है और उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो आशा करती हूँ ये सभी निर्देश पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आपको पेपर देना है, किस तरह का यहाँ पर फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और ये व्याकरण से संबंधित सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको व्याकरण की पुस्तक अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में आपको व्याकरण से संबंधित अनेक प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए व्याकरण की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। छठी और 7वीं कक्षा में भी आप व्याकरण पढ़ चुके हैं और एक बार दोबारा से 8वीं कक्षा के लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे कहते हैं। तो वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये शुरुआत में ही आप पढ़ते हैं, हर व्याकरण की पुस्तक में आपने पढ़ा है, वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। स्वर नहीं होते, स्वर और व्यंजन वर्ण के ही भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण होते हैं वो सबसे छोटी ध्वनि माने जाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वर्ण, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आप देखो स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर के भी आगे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और ये हमारे मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। अ जिसमें बहुत ही कम समय लगता है जब हम इसको बोलते हैं, छोटी ई आप यहाँ पर लिख सकते हैं, छोटा ऊ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और री ऋषि, ये 4 हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। ऐसे ही हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर में क्या लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, और ये कुल कितने होते हैं, 7 होते हैं। जब आप कोई भी व्याकरण की पुस्तक उठाकर देखेंगे तो उसमें स्वर के भेद आप देख सकते हैं। और साथ में हमारा प्लुत स्वर होता है, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है जब हम उसको बोलते हैं। जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, राम, अरे, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे जो हमारे स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया होगा, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो यहाँ पर ये सारे हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। तो जब ह्रस्व स्वर हमें पता चल गए हैं, तो यानी कि दीर्घ स्वर हम देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हैं, और यहाँ पर देखो इन चारों में से 3 तो हमें मिल ही गए हैं। तो यानी कि चौथा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। तो कौन सा विकल्प सही है, चौथा। ये हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, और ये भी ह्रस्व स्वर है। स्वर को उसके मूल रूप में तब लिखा जाता है जब वह आता है। तो स्वर का मूल रूप, यानी कि जैसे अ है तो अ ही रहेगा। तो अ से हमारा क्या बन गया, अनार बन गया। आ से हमारा क्या बन गया, आम बन गया। ई से हमारी क्या बन गई, इमली बन गई। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो स्वर जो हम लिखते हैं, तो क्या वो हमेशा शब्द के आरंभ में, यानी कि शब्द के शुरुआत में आते हैं, या शब्द के मध्य में आते हैं, यानी कि बीच में आते हैं, या अंत में आते हैं। तो अब देखो, आम मैंने लिखा तो आ जो हमारा स्वर है वो वैसे के वैसे हमारा क्या आ गया, शुरुआत में आ गया। लेकिन अगर मैंने लिखा काम, तो देखो यहाँ पर भी आ है, लेकिन आ मात्रा के रूप में आया है, मूल रूप में नहीं आया। तो स्वर जो हमारे होते हैं उनकी मात्राएं लगती हैं, लेकिन कभी कभी वो बिना मात्राओं के मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आम में आरंभ में लग गया। और अगर मैं कहूँ कई, तो कई में ई हमारा कहाँ पर लग गया, पीछे लग गया। ऐसे ही आप रुपए लिख सकते हो, रुपए आप लिखोगे तो ए हमारा कहाँ पर लगा है, पीछे लगा है। ऐसे ही बीच में भी कोई भी स्वर आ सकता है। तो बीच में अगर कोई स्वर आता है, ऐसा कोई शब्द आपके दिमाग में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आप सोचिएगा तब तक, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पर आरंभ में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और अंत में भी आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न को आप समझे होंगे। मूल रूप में स्वर क्या होते हैं, मूल रूप में जो हमारे स्वर होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये हमारा मूल रूप है, लेकिन जब हम इनको प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ मिलाकर, तो इनकी मात्राएं लगती है। जैसे हम कहते हैं किताब,
जैसे हम कहते हैं किताब, तो किताब में ई का प्रयोग तो हुआ है लेकिन मात्रा के रूप में हुआ है। लेकिन कई बार हम ई को वैसे ही लिख देते हैं, वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे कहीं पर भी आ सकता है। चौथा विकल्प क्या है? सही है। प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पहली बार पढ़ते हैं तो शायद हम ना समझ पाएं इसको, इसलिए आपको पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो जैसे स्वर के भेद होते हैं वैसे ही व्यंजन के भेद होते हैं, और व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और साथ में ऊष्म व्यंजन होते हैं। क से लेके मैं तक हमारे टोटल कितने होते हैं? 25, और ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप किसी भी पुस्तक में, बार बार आपसे पुस्तक की बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि किसी भी व्याकरण की पुस्तक में ये सारी जानकारी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। ये हमारे 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, और साथ में हमारे अंतस्थ होते हैं 4, य, र, ल और व। ये 4 हमारे अंतस्थ होते हैं, और साथ में ऊष्म होते हैं। ऊष्म हमारे होते हैं श, स, श और ह। ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अंतस्थ की बात की गई है, तो अंतस्थ केवल 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो य, र, ल, व यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा है अंतस्थ यहाँ पर, यानी कि य। तीसरा विकल्प सही है। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन भी आपको पता होनी चाहिए। श, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है, यहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन है। तो सही विकल्प कौन सा है? चौथा विकल्प सही है। आगे आपसे पूछा गया है शब्दों की रचना होती है। तो वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं, और वर्णों में क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं। तो वर्णों के मेल से हमारे क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। तीसरा विकल्प सही है। तो शब्दों की रचना कैसे होती है? वर्णों के मेल से, और शब्दों के मेल से और व्यवस्थित तरीके से अगर हम उनको मिला देते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, तो हमारे वाक्य बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो देखो, शब्दों के भेद भी आपको पढ़ने हैं, स्वर के भेद भी आपको पढ़ने हैं, व्यंजन के भेद भी आपको पढ़ने हैं। ये सारी हमारी बेसिक व्याकरण है, और जिससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति यानी कि शब्द कहाँ से आया है, तो इसके आधार पर हमारे मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 5। एक तो आपने सुना होगा तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से आते हैं और ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। एक होते हैं तद्भव, जो संस्कृत भाषा से थोड़ा सा बदल के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और एक हमारे होते हैं देशज, जो हमारी देसी भाषाएं होती हैं, जो बोलियां होती हैं, वहाँ से आते हैं। एक हमारे विदेशज होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से, जैसे डॉक्टर शब्द हो गया, स्कूल हो गया, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, और इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हिंदी में करते हैं। और साथ में हमारा एक 5वां भेद भी होता है संकर। संकर का मतलब होता है मिला जुला, यानी कि जो एक या एक से अधिक भाषाओं से आते हैं। 2 भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बन जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? संकर। तो मूल रूप से कितने भेद होते हैं? इनके 5 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कलमदान शब्द है। तो ये भी देखो, शब्द के रचना के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और 3 भेद कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। तो कलमदान 2 शब्दों से मिलकर बना है, कलम और दान, और 2 शब्दों के मेल से जो आपके शब्द बनते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। तो इनको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी परिभाषाएं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि प्रश्न पत्र हम हल नहीं कर पाएंगे, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों से खालिस्तान अर्थ का बोध होता है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इंग्लिश में आप सिनोनिम्स कह सकते हैं, समान अर्थ वाले कह सकते हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले होते हैं। तो ये कौन सा विकल्प होता है? आपका पहला। और जो आपके विपरीत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को अनेक अर्थों वाले होते हैं हमारे पास। इनमें कौन सा विकारी शब्द नहीं है? अब देखो, विकारी आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें लिंग और वचन के आधार पर हमारे पास परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि हमारे पास संज्ञा विकारी होता है, सर्वनाम भी विकारी होता है, विशेषण भी विकारी होते हैं, और क्रिया भी हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? विकारी। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो विकारी शब्द नहीं है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द होते हैं। और इसकी परिभाषा भी आपको किसी भी व्याकरण की बुक से मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा।
अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं और इनका दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा अव्यय वाला विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही है। लड़के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, वाक्य में अविकारी शब्द है। अब देखो अविकारी से संबंधित अगर आपको पता है, परिभाषा पता है, तो यहाँ पर देखो कौन सा शब्द अविकारी है। लड़के, लड़के तो हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्रिकेट भी हमारा संज्ञा हो गया। खेल रहे हैं, ये क्या है? हमारी क्रिया है। तो शब्द कौन सा बच गया? बाहर। लड़के कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बाहर यानी कि दूसरा विकल्प क्या है? सही है। इनमें भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा और उसके भेद आपको अवश्य पता होंगे। तो भारत और रूस ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छात्र और डाकिया ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल ये हमारा व्यक्तिवाचक है। पुस्तक हमारा जातिवाचक है। और अपनापन और मित्रता ये भावों के नाम हैं। अपनापन, अपनापन को हम महसूस कर सकते हैं, मित्रता को हम महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा विकल्प क्या है? सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन सा भेद नहीं है वो आपको पहचानना है। तो ये वैसे भी आसान है। व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा होती है, ये सर्वनाम का भेद नहीं होता है। बाकी निश्चयवाचक हमारा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है। सत्य शब्द से बना विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सत्य जो शब्द है उससे क्या बनेगा? सत्यवादी। हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए कह सकते हैं कि वह बहुत बड़ा सत्यवादी है। सच्चाई, सच्चाई तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सत्याग्रह ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। और सत्यता ये भी नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है? सत्यवादी। हम किसी की विशेषता बताने के लिए कह सकते हैं जो हमेशा सच बोलता है उसको हम क्या कहेंगे? सत्यवादी। वह तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। राम बहुत होशियार बालक है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है बहुत। तो ये क्या है? राम कैसा बालक है? बहुत होशियार है। तो होशियार तो उसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। और होशियार भी कितना है? बहुत होशियार है। तो यानी कि होशियार की भी विशेषता क्या है? कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है। तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जो विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो इस तरह से ये सारी परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर है कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया आपको पता है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो भौंक रहा था ये हमारी क्रिया है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि अकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है। अकर्मक क्रिया होती है जहाँ पर कोई कर्म नहीं होता, जैसे हंसना, रोना, उछलना, कूदना, चिल्लाना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक कर्म होता है, जैसे वह खाना खाता है। क्या खाता है? खाना खाता है, एक कर्म है। द्विकर्मक क्या होती है? जहाँ पर 2 कर्म होते हैं, जैसे कि माँ ने बेटे को कहानी सुनाई। तो माँ ने क्या सुनाई? कहानी। और किसको सुनाई? बेटे को। तो यहाँ पर बेटा और कहानी दोनों क्या हैं? 2 कर्म है। तो ऐसे हमारे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? द्विकर्मक। और पूर्वकालिक क्या होता है? जिसमें एक काम पहले पूरा हो जाता है, जैसे वह खाना खाकर खाना खाने का काम पूरा हो गया, सो गया। तो यहाँ पर क्या है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, तो यहाँ पर हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया। भौंकना अपने आप में कोई कर्म नहीं है इस वाक्य में, और इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। जोर जोर से भौंक रहा था, जोर जोर से हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। और भौंकना हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया। तो पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। धमाका सुनते ही पक्षी अचानक उड़ गए। वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पक्षी उड़ गए, कैसे उड़ गए? अचानक से उड़ गए। तो जो अचानक शब्द है वो उड़ने की विशेषता बता रहा है। कैसे उड़ गए? किस तरीके से उड़ गए? अचानक से उड़ गए। तो यहाँ पर क्या है? अचानक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या है? सही है। राम के संग सीता भी वन को गई। वाक्य में संबंधवाचक है, तो राम और सीता के बीच में जो संबंध दिखा रहा है के संग,
तो के संग विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। राम के संग सीता भी वन को गई, यानी कि राम और सीता के बीच में क्या है, संबंध है। का के की आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर के का प्रयोग हुआ है और साथ में संग शब्द का प्रयोग भी हुआ है, तो के संग यहाँ पर क्या है, सही विकल्प। घंटी बजी, खाली स्थान दिया गया है, छात्र बाहर आ गए। तो बड़ा आसान सा है, ये तो पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता है। आप इसमें सारे विकल्प फिट करके देख सकते हैं। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी और दूसरा काम क्या हुआ, और की सहायता से आप इसको जोड़ देंगे, छात्र बाहर आ गए। समुच्चय बोधक, और ये भी क्या होते हैं, अविकारी पद होते हैं। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी जो शब्द होते हैं तो यहाँ पर और की सहायता से, समुच्चय का मतलब क्या होता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, परंतु छात्र बाहर आ गए, तथापि छात्र बाहर आ गए, लेकिन छात्र बाहर आ गए, ये तो वैसे भी फिट नहीं बैठता है। आप इन सबको विकल्प को लगाकर देख सकते हैं। हमारे मन के भावों को अचानक प्रकट करते हैं, तो अचानक से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं, किसी के लिए हमारे मन में घृणा होती है, क्रोध के भाव होते हैं, तो ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक, और ये भी हमारे अविकारी पद होते हैं। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो अचानक से हमारे अंदर से आता है। कभी कभी हम अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ये जो भाव होते हैं अचानक से आते हैं और विस्मय प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, तो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इनमें कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय संबंधी विशेषता बताता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो मात्रा से संबंधित कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के तरीके के बारे में बात करता है। तो 4 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा भेद नहीं है। चारों भेद हमने बातचीत कर ली है। तो कालवाचक भी होता है हमारा, साथ में रीतिवाचक भी होता है और परिमाणवाचक भी होता है, तो गुणवाचक नहीं होता। गुणवाचक हमारा क्या होता है, विशेषण का भेद होता है। प्रयोगशाला में समास है, तो समास और संधि ये भी आपको पढ़ने चाहिए। प्रयोगशाला में समास है, तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो लेबोरेटरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला। तो प्रयोग के लिए जो शाला होती है, जो जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं। तो यहाँ पर देखो के लिए, संप्रदान के लिए, तो तत्पुरुष कारक की विभक्ति यहाँ पर आ रही है। तो ये कौन सा भेद है आपका, तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब भी तत्पुरुष समास के भेद के बारे में हम बात करते हैं तो जब इसका विग्रह करते हैं तो बीच में किसी न किसी कारक की विभक्ति आती है। र का रेफ रूप किस शब्द में प्रयुक्त होता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेफ क्या होता है। रेफ जो हमारा होता है ना, वो ऊपर लगता है। रेफ वाला जो र होता है, जैसे कर्म, ये हमारा क्या है, रेफ वाला। और ऐसे ही अगर मैं लिखूं प्रश्न, तो ये जो प्रश्न है इसके नीचे जो र लगा है इसको पदेन कहते हैं। पदेन यानी कि पैर में लगने वाला, रेफ यानी कि ऊपर लगने वाला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको परिभाषा पता है, ये वाला रेफ वाला होता है। तो रेफ वाला रूप कहाँ पर लगा है आप देख सकते हैं। यहाँ तो देखो नीचे लगा है, और यहाँ पर री की मात्रा, यहाँ तो र है ही नहीं, यहाँ पर भी पूरा र लगा है। तो कर्तव्य ऊपर लगा है, तो ये कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। अनुकरण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये तो आसान है, अनु और करण। तो अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगता है, चौथा विकल्प सही है। विधुर का स्त्रीलिंग है। विधुर क्या होता है, जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विधवा। विधुर, विधवा। आगे बढ़ जाते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको अभ्यास करने हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो पावक आग को कहते हैं, ज्वाला भी आग होती है, दहन भी आग होता है। अनिल हम किसको कहते हैं, हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल यानी कि हवा। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। भूधर हम पर्वत को कहते हैं, नगधर भी पर्वत होता है, शैल भी पर्वत होता है। शैलजा आपने सुना होगा, पार्वती का दूसरा नाम है, क्योंकि पर्वत की पुत्री क्या है, पार्वती। और अचला हम किसको कहते हैं, पृथ्वी को। एक इसका पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, अचला जो स्थिर रहती है। तो ये हमारा क्या है, तीसरा विकल्प सही है। कुपित का विलोम होगा, तो कुपित पहले आपको पता होना चाहिए कुपित क्या होता है। कुपित क्या होता है, क्रोधित। और क्रोधित है तो उसका विलोम शब्द, अगर आपको इसका अंदाजा लग जाता है, इसका मतलब समझ में आ जाता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो नाराज, तो देखो कुपित का ही समानार्थी शब्द हो गया, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। क्रोधित कुपित का समानार्थी हो गया है, तो ये क्या आएगा, प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुश होना, कुपित यानी कि क्रोधित होना। तो विलोम पूछा है उल्टे अर्थ वाला। वरदान का विलोम शब्द है, तो वरदान और अभिशाप, ये तो आपको पता होगा, चौथा विकल्प सही है। तरणी और तरुणी का अर्थ किस विकल्प में सही है।
अब तरणी क्या होती है? तार लगाने वाली, पार लगाने वाली, और पार लगाने वाली क्या होती है? नौका। और तरुणी क्या होती है? जो युवती होती है, यंग लेडी होती है, उसको हम तरुणी कहते हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। तरणी और तरुणी, तो यहाँ पर तरणी हमारी होती है, यहाँ पर तरणी हम नाव को कहते हैं, पार लगाने वाली, और तरुणी होती है युवती। तो दूसरा विकल्प सही है। निर्जर और निर्झर, जर होता है बूढ़ा, वृद्ध को हम जर कहते हैं, और निर्जर यानी कि जो कभी बूढ़ा ना हो। तो जो कभी बूढ़ा ना हो ऐसा कौन हो सकता है? आदमी तो हो नहीं सकता। देवता, देवता अजर और अमर होते हैं, जो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं है। तो यहाँ पर निर्जर किसके लिए प्रयोग हुआ है? देवता के लिए। और निर्झर क्या होता है? झरना होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प आप देख सकते हैं, देवता और झरना। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। जो बहुत अधिक खर्च करता है, तो बहुत अधिक खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? अपव्ययी। तो व्यय करना क्या होता है? खर्च करना। थोड़े थोड़े मीनिंग अगर हम समझ जाते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। व्यय करना क्या होता है? खर्च। और व्ययी क्या होता है? खर्च करने वाला। और अप क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। और जो मितव्ययी, मितव्ययी क्या होता है? जो कम खर्चा करता है। अल्पभाषी, अल्प होता है कम, भाषी मतलब बोलने वाला, जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। और अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या होता है? जो बहुत कम जानता है। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है? चौथा विकल्प सही है। जो अभी पैदा हुआ हो, आपने कभी सुना होगा, जो अभी अभी बच्चा इस दुनिया में आता है, बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं नवजात शिशु। नवजात मतलब नया नया पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है। तो दूसरा विकल्प सही है। सहजात क्या होता है? सह का मतलब क्या होता है? साथ। जात मतलब पैदा होने वाला, साथ पैदा होने वाला, यानी कि जो जुड़वा भाई बहन होंगे उसको हम सहजात कह देंगे। शिशु, शिशु बच्चे को कहते हैं। पारिजात क्या होता है? कमल का फूल होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। पयोधर का अर्थ नहीं है। पय क्या होता है? पानी। पय हमारा पानी होता है, और पानी को धारण करने वाला क्या होता है? पयोधर। तो ये किस किस का अर्थ हो सकता है? देखो, पर्वत, पर्वत के अंदर क्या होती हैं? नदियाँ बहती हैं, और उसके अंदर पानी भी होता है, तो पानी को धारण करने वाला होता है। और साथ में तालाब में भी पानी होता है, बादल में भी पानी होता है। तो कौन सा नहीं है? तो गन्ने का तो रस होता है। गन्ने में पानी नहीं होता, रस होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। पर्वत भी, बादल भी और तालाब भी, इसको हम क्या कहते हैं? पयोधर। अक्षर का अर्थ नहीं है, तो अक्षर क्या होता है? जो कभी शर, जिसका कभी श ना हो। श यानी कि श होता है नष्ट होना। तो जो कभी नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा कभी नष्ट नहीं हो सकते, शिव कभी नष्ट नहीं हो सकते। और जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वर्णों को हम अक्षर, अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? पुस्तक। पुस्तक को हम अक्षर नहीं कहते। बाकी तीनों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? अक्षर। जवानों ने दुश्मनों पर गोलियां चलाई, वाक्य में उद्देश्य है। तो जब आप वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो बाकी जो भी कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो यहाँ पर देखो किसके बारे में बात हो रही है? दुश्मनों पर गोलियां चलाई। किसने चलाई? जवानों ने। तो जवानों ने, किसके बारे में बात हो रही है? जवानों ने गोलियां चलाई। गोले चलाने का काम किसने किया? जवानों ने। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है हमारा? पहला विकल्प सही है। पत्र का जवाब शीघ्र देने की कृपा करें, वाक्य का भेद है। अब देखो, कृपा करें हमें लगता है रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पत्र का जवाब शीघ्र देने की कृपा करें, आदेश भी दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट भी की जा रही है और आदेश भी दिया जा रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है? आज्ञावाचक। मिश्र वाक्य का उदाहरण वाला विकल्प है। तो मिश्र वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है? वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये तो साधारण वाक्य है। सूखा पड़ा और फसलें नष्ट हो गई, ये संयुक्त वाक्य है। जब वर्षा हुई तब घास हरी हो गई, जब और तब, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। धमाके होते ही लोग भागने लगे, ये भी साधारण या सरल वाक्य है। मान्यता कमरे में सो रही है, में परसग है। परसग क्या होता है? विभक्ति। जो कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, ये क्या होते हैं? जो ने और को लगाया है, इसको विभक्ति भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। तो में किस में लगता है? अधिकरण में। अधिकरण का जो परसर्ग चिन्ह है वो क्या है? में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? पहला। रोहन पतंग उड़ा रहा था, काल का भेद बताइए। तो वैसे तो छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हैं 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। लेकिन जब आप थोड़ी बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो ये जो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, इनके भी आगे और भेद होते हैं। तो यहाँ पर वहीं से सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। रोहन पतंग उड़ा रहा था,
काल का भेद बताइए। तो देखो रहा था तो भूतकाल है, और भूतकाल में भी वो काम कर रहा था, काम पूरा नहीं हुआ था। तो पूरा नहीं हुआ था तो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे हम कहते हैं ना वह काम कर रहा है, खाना खा रहा है, तो वर्तमान में जब कर रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो ऐसे पास्ट में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कर रहा था। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। पहाड़ों के नाम होते हैं, तो देखो पहाड़ों के नाम आप देखिए, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, कैलाश पर्वत। तो ये सारे के सारे जो पर्वतों के नाम होते हैं वो कौन से होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। संभवतः अब ये पौधे हरे भरे हो जाएं, काल का भेद बताइए। तो यहाँ पर देखो हो जाएं, तो इनके भविष्य की बात की जा रही है, लेकिन भविष्य में भी कौन सा भेद है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। संभवतः अब ये पौधे हरे भरे हो जाएं, तो संभावना दिखाई जा रही है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल तो नहीं है, सामान्य भूतकाल तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत विकल्प है। तो दूसरा विकल्प सही है, संभाव्य यानी कि संभावना है और भविष्य काल में काम होने की संभावना है, तो दूसरा विकल्प सही है। सर्वज्ञ, अब इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है, जो बहुत कम जानता है, अल्प यानी कि बहुत कम। और सर्वज्ञ, सर्व का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ जानता है। ज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि जो थोड़ा जानता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ कौन है, ईश्वर है, जो सब कुछ जानता है। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता, वो मूर्ख हो जाएगा, और इसमें से कोई नहीं। तो दूसरा विकल्प सही है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर आपको क्रिया की पहचान करनी है कि ये यहाँ पर कौन सी क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक क्या होती है, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता। सकर्मक क्या होती है, जिसमें कर्म का प्रयोग होता है। तो पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तो बहुत पुरानी है, क्या बहुत पुरानी है, पत्र व्यवहार की परंपरा को भारत में बहुत पुराना बताया गया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत पुरानी है। तो बहुत पुरानी है, और क्या बहुत पुरानी है, पत्र व्यवहार की परंपरा को यहाँ पर बहुत पुराना बताया गया है, इनकी कर्म की मौजूदगी है। तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सा प्रश्न कर रहे हो, कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द है, कौन सा प्रश्न कर रहे हो। तो देखो ये क्रिया तो है नहीं, संयुक्त क्रिया भी नहीं हो सकती, सकर्मक भी नहीं हो सकती, अकर्मक भी नहीं हो सकती। तो आपको परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती का सवाल बनाया हुआ है। कौन सा प्रश्न कर रहे हो, तो कर रहे हो ये तो क्रिया है, करना। कौन सा कर रहे हो, तो यहाँ पर तो क्रिया का ऐसा कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से कोई नहीं। सूर्य की किरणें चमक रही थी, वाक्य में किरणें हैं। तो किरणें देखो यहाँ पर भी जानबूझ के आपको परेशान किया हुआ है। किरणें क्या है आपकी, यहाँ पर संज्ञा है। किरणें क्या होती हैं, संज्ञा है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया भी नहीं है, सकर्मक क्रिया भी नहीं है, अकर्मक क्रिया भी नहीं है। तो सिर्फ किरणें के बारे में पूछा है। अगर पूरे वाक्य के बारे में पूछता तो हम क्रिया का भेद बताते। तो इसमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ तक 46 प्रश्नों को आपने हल कर लिया है। 46 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी के जो आपके प्रश्न हैं वो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने हैं। तो बहुत ही आसान सा गद्यांश है, जल्दी से आप इसे पढ़ लेंगे और यहाँ प्रश्नों के उत्तर देंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर, ध्यान से पढ़ना है, एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्नों को फटाफट कर पाएंगे। पोंगल दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल त्यौहार की बात की गई है, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कौन से महीने में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है, और आप सभी जानते हैं इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। अगर वो खुश होंगे तो क्या होगी, बारिश होगी, बारिश होगी तो फसलें अच्छी होगी, क्योंकि इंद्रदेव के प्रसन्न होने पर अच्छी वर्षा होती है और धरती हरी भरी हो जाती है। दूसरे दिन सभी लोग मिट्टी की हांडियों में दूध चावल मिलाकर पकाते हैं और सूर्य भगवान को इसका भोग लगाते हैं। तो दूसरे दिन किसका भोग लगाया जाता है, सूर्य भगवान का। तीसरे दिन अपनी गायों और भैंसों को सजाते और संवारते हैं और इनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि गाय और जो भैंसें होती हैं वो किसानों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से कृषि का कार्य संपन्न होता है। अंतिम दिन लोग
रंग बिरंगे और नए नए कपड़े पहनकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। इस दिन सभी घरों में मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर बधाइयाँ देते हैं। इस प्रकार पूरे तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ 4 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक। तो आपको अतिरिक्त जानकारी भी मिल गई, तो आप खुश होकर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पोंगल भारत के किस प्रदेश में मनाया जाता है। और जो तमिलनाडु के बच्चे हैं वो तो वैसे ही समझ जाएंगे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा किस प्रदेश में मनाया जाता है, दक्षिणी भारत के। और कौन से प्रदेश में? तमिलनाडु प्रदेश में। तो दक्षिणी भारत में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश पूछा है तो तमिलनाडु। पोंगल किस माह में मनाया जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 14 से 17 जनवरी के बीच में 4 दिन तक ये चलता है, जनवरी में। पोंगल के पहले दिन किसकी पूजा होती है? इंद्रदेव की पूजा करते हैं, बारिश के देवता हैं, वर्षा करने के लिए। फिर हम सूर्य देव की करते हैं दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन गाय भैंसों को प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और फिर चौथे दिन रंग बिरंगे कपड़े पहन के एक दूसरे के घर में जाते हैं और बधाइयाँ देते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प। इंद्रदेव की आराधना क्यों की जाती है? आपको अच्छे से पता है, इंद्रदेव वर्षा के स्वामी है और वर्षा से फसल अच्छी होती है। तो बिल्कुल सही, पहला ही विकल्प सही लग रहा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इंद्रदेव सभी देवताओं के राजा हैं। किसान इंद्रदेव से डरते हैं, ऐसा तो नहीं है। इंद्रदेव भगवान विष्णु के देव हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प सबसे सही है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्नों को हल किया है। प्रत्येक प्रश्न को अगर आप सही हल करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे और इस तरह से आपको कुल 100 अंक मिल जाएंगे। अगर आप कोई उत्तर गलत करते हैं या फिर एक गोला भरने के बाद उसको काट के दूसरा गोला भरते हैं तो इस तरह से आपका उत्तर गलत माना जाएगा और वहाँ पर आपको 1 नंबर कम कर दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से ही आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, साथ में काल क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, बेसिक व्याकरण से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको व्याकरण की पुस्तक लेके अच्छे से उसका अभ्यास करना चाहिए। और ये सिर्फ ओलंपियाड की परीक्षा के लिए नहीं है। अगर आप 8वीं कक्षा में अभी हैं तो आप 9वीं कक्षा में भी ओलंपियाड की परीक्षा देंगे, वहाँ पर भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो व्याकरण की जानकारी आपकी अच्छी होगी तो कोई भी परीक्षा जो हिंदी से संबंधित होगी वहाँ पर व्याकरण से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ में आपकी मदद हुई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से अभ्यास करना मत भूलिएगा। अगर आप इस परीक्षा में भाग लेते हैं और आपके बहुत अच्छे अंक आते हैं या आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलती है या कोई मेडल मिलता है तो आप मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और साथ में मैं अपने चैनल पे इसके बारे में अवश्य बताऊंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।